नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर प्यारे दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम अपने हिंदी मॉडल पेपर 5 का, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम हिंदी का मॉडल पेपर 5 सोल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामंजस्य सार आपके लिए लेके आए हैं। बहुत अच्छे से हम इनको समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार क्लास में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको समय रहते हमारी वीडियो मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न संख्या 1 के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकारी होगी, नहीं है तो बता दूं। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। शब्द के पहले जुड़ते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय क्या कहलाते हैं? प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो शब्द के पहले जो जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो अब हमें जुड़ना है, देखना है कि प्रेषण में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 4 विकल्प हमारे सामने, पहला है प्रे, दूसरा है प्र, तीसरा है प्रह और चौथा है प्रे। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे प्रेषण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए किस प्रकार होगा। प्र प्लस प्र में ए की मात्रा जुड़ी हुई है, ए प्लस श और ये ण। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? ए की मात्रा है, एषण है, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? इसमें प्र। तो विकल्प 2 जो है यानी बी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रेषण में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो विकल्प बी जो है वह हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। यथाशक्ति जो शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, यह आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किसका है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। और क्यों है? क्योंकि इसका पहला पद जो क्या है वह है यथा, जो लिखा हुआ है वह क्या है? एक अव्ययी शब्द है। क्या है? एक अव्ययी शब्द है, इसलिए क्या है? अव्ययी भाव समास है। बात करते हैं समास विग्रह होगा। देखो समास के प्रश्न जो आते हैं उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक तो समास विग्रह पूछा गया है, एक पूछा जाता है हमारे से समास का नाम। क्या पूछा जाता है? समास का नाम पूछा जाता है। ये प्रश्न हमसे बनते हैं, या समास विग्रह पूछ लिया, समास का नाम पूछ लिया, या कौन सा समास नहीं है यह भी पूछ सकता है। उसके पास अनेक तरह के प्रयोग वो कर सकता है, प्रश्नों के साथ खेल सकता है कि ये नहीं पूछ के ये पूछ ले, 3 में से कौन सा नहीं है, 4 में से कौन सा नहीं है, कौन सा है, वह किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो बात करते हैं यथाशक्ति समास का विग्रह होगा। तो देखो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है प्यारे विद्यार्थियों शक्ति के अनुसार, दूसरा है शक्ति और अनुसार, तीसरा है यथाशक्ति अनुसार और चौथा है यथा और शक्ति। तो देखिए यथाशक्ति का अर्थ होता है, यथा का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? के अनुसार। क्या होता है? के अनुसार। किसके अनुसार? शक्ति के अनुसार। तो विकल्प अगर 1 हम देखेंगे तो ये उसका सही उत्तर होगा। यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होता है? शक्ति के अनुसार होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि एक एक शब्द में कौन सी संधि है। एक एक शब्द में कौन सी संधि है? 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। पहला विकल्प है दीर्घ, फिर है वृद्धि, गुण और अयादि। 4 विकल्प है दीर्घ, वृद्धि, गुण और अयादि। और इन चारों के अंदर अगर हम देखेंगे एक एक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक एक का वर्ण विच्छेद करेंगे, है ना, या हम कर सकते हैं कि संधि विच्छेद भी कह सकते हैं। तो देखिए जो एक एक है प्यारे विद्यार्थियों, वह 1 + 1 से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? 1 + 1 से मिलकर बना है। यह क में क्या जुड़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? अ जुड़ा हुआ है। क को बोल के देखिए, क बोलेंगे तो अंत में अ की ध्वनि सुनाई देगी, क, यानी इसमें अ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये ए यूं का यूं ही है। अब देखिए जब अ के बाद ए आया है, क्या आया है? अ के बाद क्या आया है? ए आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बता दीजिए? यह इसका क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, यानी ये किस में बदल जाएगा? अ में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? अ, ए में बदल जाएगा। और ए में बदलने से कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, क्योंकि जो ए होता है और जो औ होता है
ये किसके उदाहरण हैं, कहाँ परिवर्तित होते हैं, ये सब हमारे वृद्धि संधि के अंतर्गत परिवर्तित होते हैं। तो एक में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 में देखिए, वागीश शब्द में कौन सी संधि है। वागीश शब्द में कौन सी संधि है, तो देखिए व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, दीर्घ संधि होगी या गुण संधि होगी। तो देखिए वागीश का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, वागीश, तो इसका जो संधि विच्छेद होता है प्यारे विद्यार्थी वह होता है वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश होता है। और यहाँ पर देखते हो आप क और क के नीचे क्या आया है, यहाँ पे हलंत आया है। इस हलंत का मतलब होता है कि इसमें क्या नहीं है, स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। और स्वर जुड़ा हुआ नहीं है तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, फिर व्यंजन संधि हो जाएगी, है ना। तो व्यंजन संधि का जो पहला नियम है उसके अनुसार क च ट त प के बाद अगर कोई भी क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो क अपने यानी कि क च ट त प अपने ही तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और क का तीसरा वर्ण क्या होता है, क, ख और ग होता है। तो ये जो क है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ग में। तो देखिए यहाँ पे क ग में परिवर्तित हो गया और ग में कौन सी मात्रा लग जाएगी, बड़ी की वागीश। तो बताइए कौन सा उदाहरण हो गया, ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया प्यारे विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह होगा। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा होगा, गुरु के लिए दक्षिणा होगा, गुरु के कारण दक्षिणा होगा या गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, गुरु दक्षिणा जो शब्द है इसका समास विग्रह क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। ऐसी दक्षिणा जो किसके लिए हो, गुरु के लिए हो, तो वह क्या हो जाएगा आपके गुरु दक्षिणा। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। अगर अभी तक आपने कमेंट में अपने आंसर लिखने शुरू नहीं किए तो कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखिएगा बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह पढ़ने वाले होशियार, होनहार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ कर गुजरने वाले बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचे, ताकि वो भी इन कक्षाओं का, इन प्रश्नों का लाभ ले सकें। तो पहला प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि प्रथम पद संख्यावाचक होने पर, प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है। प्रथम पद संख्यावाचक होने पर कौन सा समास होता है। पहला है द्वंद्व, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है अव्ययी भाव समास और नंबर 4 पर है द्विगु समास। देखो भाई 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें प्रश्न पूछा है कि संख्यावाचक पद किसमें होता है। प्रथम पद, वो भी कौन सा, प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व जो होता है वह नहीं होगा क्योंकि इसमें और का प्रयोग किया जाता है, और अथवा या का प्रयोग किया जाता है, और अथवा और या का प्रयोग किया जाता है, तो यह नहीं होगा। बहुव्रीहि में तीसरा यानी अन्य अर्थ होता है, तीसरा अर्थ होता है ना, तीसरा अर्थ होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, अव्ययी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें द्विगु की, द्विगु में प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, संख्यावाचक होता है और संख्यावाचक होने से ही प्रथम पद क्या कहलाता है, द्विगु। अगर आपके प्रश्न आ जाए, देखिएगा कि द्विगु का समास विग्रह क्या होगा, द्विगु का समास विग्रह क्या होगा, तो आप कर सकते हैं 2 गायों का समूह। क्या होगा, 2 गायों का समूह द्विगु शब्द का अर्थ होता है और ये क्या होता है, इसका समास विग्रह होता है। इससे भी प्रश्न आ गए हैं बहुत बार, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। आप अगर पेन कॉपी डायरी लेकर बैठे तो उसमें जरूर इसको नोट कर लीजिए। द्विगु शब्द का अर्थ क्या होता है, 2 गायों का समूह, यानी द्विगु स्वयं भी द्विगु समास का ही क्या है, एक उदाहरण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। और प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा गया है कि किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर है कुरूप, कुकर्म, कुचाल और कुशल। देखिए कुरूप में कु उपसर्ग है, रूप में कु उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कुकर्म की बात करें तो कर्म में कु उपसर्ग जुड़ा है। कुचाल की भी बात करें तो चाल में जुड़ा हुआ है। लेकिन कुशल में आप देखेंगे तो कुशल में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। कुशल स्वयं एक शब्द है। इसे विकल्प डी जो है वह सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 का, क्योंकि इसमें कु उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या 8 क्या पूछा है, बड़े ध्यान से देखिए। बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है, बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है। बताइए, बिन होगा, विन होगा, बीन होगा या बिन होगा। तो देखिए आपको बहुत आसान सा प्रश्न है। बोया अलग शब्द है, बिल्कुल बोना जिससे बनता है ना,
बोना, देखो यहाँ पर भी समझिएगा, बोना, बोना का मतलब बुआई जो होता है ना, बोना, फसल को बोना। और अगर इसमें मात्रा एक और बढ़ गई तो ये क्या हो गया, छोटे कद का। क्या हो जाएगा, छोटे कद का। तो यहाँ पर मात्राओं का हिंदी में इसका विशेष ध्यान रखना है। तो कौन सा होगा इसमें, विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, क्योंकि बिन बोया में कौन सा उपसर्ग लग रहा है, हमारे बिन उपसर्ग लग रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि चालाक शब्द में प्रत्यय है, चालाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आक प्रत्यय है, क प्रत्यय है, लाक प्रत्यय है या लक प्रत्यय है। अगर हम चालाक शब्द को देखें तो इसमें किससे बना है, चाल से बना है। किससे बना है, यह चाल से बना है। और चाल में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो विकल्प एक जो है, विकल्प ए जो है, यह हमारे प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। और प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जिसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाए या शब्द को नया रूप दे। तो देखो, सजावट में आवट प्रत्यय जुड़ रहा है, रुकावट में रुक प्लस आवट, सजावट में सज प्लस आवट, तरावट में तर प्लस आवट हो रहा है, लेकिन समीर में किसी प्रकार की आवट जैसी आवृत्ति या ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। तो विकल्प डी जो होगा हमारे सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 10 का बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हुए कारवा गुरुआज्ञा क्लासेस का, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, अनल, अनिल, वात या समीर। बताइए, पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं। तो देखिए, अनिल, वात और समीर ये तीनों तो क्या है, पवन या वायु के क्या है, पर्यायवाची। लेकिन अनल जो है वह किसको कहते हैं, आग को कहते हैं, आग का पर्यायवाची है। तो विकल्प ए जो है वह आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आग कह दो, अग्नि कह दो, है ना, ये सब किसका होगा, आपके अनल के हैं। लेकिन अगर बात करते हैं पवन का, तो पवन का अनिल होता है, अनल नहीं होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। बिजली का पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची है, क्या होगा, राव, केशी, सौदामिनी या ईशु। तो देखिए, बात करते हैं हम, राव, केशी और ईशु तीनों ही बिजली के पर्यायवाची नहीं है। सौदामिनी जो है वह किसका पर्यायवाची है, आपके बिजली का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, बिजली का पर्यायवाची। तो विकल्प सी जो है हमारे प्रश्न संख्या 12 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। और 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि अभद्र शब्द का विलोम है, अभद्र। अब देखिए, यहाँ पर हम सीधी सी बात कर सकते हैं, अगर समझना चाहे तो यहाँ पर अ प्लस भद्र से बना है अभद्र, यानी कि अ जिसका अर्थ क्या होता है, बुरा, नीचा, है ना, नीचा ये होता है ना, या नहीं के अर्थ में भी होता है है ना, जैसे असत्य जो सत्य नहीं है। तो यहाँ भद्र के आगे क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, तो इसलिए इसका विपरीत अर्थ हो गया। विलोम पूछा है तो इसके आगे से अ हटा देंगे, क्या बचा है, भद्र। भद्र यानी क्या होता है, सज्जन। क्या होता है, सज्जन। भद्र यानी क्या होता है, सज्जन होता है। तो विकल्प सी जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 13 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। और 14वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि तामसिक का विलोम शब्द है, तामसिक का विलोम शब्द है सात्विक, आत्मिक, स्वादिष्ट या अशिष्ट। तामसिक क्या है, एक प्रकार की प्रवृत्ति है जो क्या है, कैसी है, जो निम्न स्तर को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, निम्न स्तर को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्रूरता, क्रोध, आलस्य, प्रमाद ये सभी गुण हो, वह तामसिक प्रवृत्ति का होता है। सात्विक क्या होता है, जिसमें प्रेम हो, शांति हो, धैर्य हो, वात्सल्य हो, ये सब सात्विक में आते हैं। तो तामसिक का जो विलोम शब्द क्या होगा, वह हमारे सात्विक होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वें प्रश्न में देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, पूछा गया है कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से खग से संबंधित नहीं है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से खग से संबंधित नहीं है। तो देखिए, एक विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया है ना। तो अगर हम बात करें तो हमने यहाँ लिख दिया केश। तो देखो, विहग, द्विज और पक्षी, पक्षी कह दो, विहग कह दो, एक ही बात है। ये तीनों ही द्विज खग से संबंधित है। किससे संबंधित है, खग से संबंधित। लेकिन केश जो है खग से संबंधित नहीं है। अब कैसे आप कहोगे सर, द्विज कैसे, विहग तो है, पक्षी द्विज। द्विज का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले जानिए, जिसका 2 बार जन्म हो। जय का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला। जय का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। द्वि का अर्थ क्या होता है,
द्विकार्त अगर हम देखें तो क्या होता है 2, जिसका 2 बार जन्म हो। अब कहेंगे सर पक्षी का 2 बार जन्म कैसे होता है? बिल्कुल होता है। एक बार तो किस रूप में होता है? वह अंडे के रूप में आता है, ठीक है, फिर अंडे के खोल से निकलता है तब, तो 2 बार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही द्विज और किस किस को कहा जाता है अगर हम बात करें तो द्विज दात को कहा जाता है, क्योंकि दांत भी 2 बार आते हैं। ब्राह्मण को कहा जाता है एक बार तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है तब, और दूसरा जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब, तो इन सबको द्विज कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि द्विज किस किस को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? पक्षी को कहते हैं, दांत को कहते हैं, और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है, माफ कीजिएगा, विकल्प डी इसमें सही होगा, क्योंकि यह क्या है? खग का क्या नहीं है? सही पर्यायवाची नहीं है, संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 16। कल केश और गुरु, कल केश और अगर गुरु की अगर हम बात करें, गुरु अनेकार्थक शब्दों के उचित विकल्प को छाटिए। उचित विकल्प को क्या कीजिए? छाटिए। तो बीता हुआ दिन, बाल, बड़ा, है ना? अगर आप देखेंगे तो बड़े ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, कल की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखेंगे कल की अगर हम बात करें तो कल किसको कहते हैं? बीते हुए दिन को। केश की बात करें तो बाल को, और अगर गुरु की बात करें तो गुरु यानी बड़ा। तो विकल्प ए जो होगा आपके, विकल्प ए जो होगा यह हमारे प्रश्न संख्या 16 का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर, और 17वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ है। प्रवाल और प्रवार, प्रवाल और प्रवार शब्द युग्म का सही अर्थ है। बताइए। प्रवाल मूंगा और वस्त्र, मोती दीवार, वस्त्र और मूंगा दीवार और पन्ना। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रवाल जो कहते हैं वह मूंगे को कहा जाता है, और प्रवार होता है वस्त्र को। तो विकल्प ए जो है ये आपके प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है बहुत सी बार परीक्षाओं में, ठीक है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित, यानी संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण को चिन्हित कीजिए। तो देखो, कायिक, वैसा, स्वकीय, भला। भला क्या है आपके यहाँ पर? भला क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो ये विशेषण नहीं, ये गलत हो गया। स्वकीय क्या है? सर्वनाम से बना है, स्व सर्वनाम से, ये नहीं होगा। वैसा क्या है? एक अव्यय शब्द से नहीं हो। काया से, काया क्या है? संज्ञा शब्द शरीर को कहा जाता है, और उसमें एक प्रत्यय जुड़ने से विशेषण बना है कायिक, है ना, शरीर से संबंधित। तो क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो हो जाएगा प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, 19वें प्रश्न में पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द क्या है आपके? शुद्ध है। तो बात करते हैं अगर हम, देखिए, समीक्षा और सूचीपत्र, सुई और सिंदूर, नुपुर और भौगोलिक, माधुर्यता और साम्यता। तो हम विकल्प डी से देखते हैं अगर, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, माधुर्यता नहीं होता, माधुर्य होता है, और मधुरता होता है, तो ये गलत हो गया। सौम्यता होता है, ठीक है, या साम्य होता है, तो ये तो गलत हो गया। नुपुर में यहाँ पे नूपुर आएगा, ठीक है। भौगोलिक में डबल मात्रा आएगी, तो ये भी गलत हो गया। सुई और सिंदूर में द के बड़े की मात्रा आएगी, ये गलत हो गया। समीक्षा और सूचीपत्र बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। समीक्षा में में बड़ी की मात्रा आएगी, और सूचीपत्र में बड़े स में बड़े ऊ की और च में बड़ी की मात्रा आएगी। तो विकल्प ए जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 19 का प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20, और 20वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? बड़े ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से क्रमभंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है। क्रमभंग, पहले समझिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्रमभंग का अर्थ है कि जो शब्द पहले आना चाहिए वह वाक्य में बाद में आ रहा है। वाक्य शब्द संबंधी अशुद्धि नहीं है, क्रम संबंधी अशुद्धि है। जैसे कि मैंने कह दिया मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसको मैंने अगर कह दिया मैं जा रहा हूँ विद्यालय, तो यहाँ पर क्या हो गया? मैंने शब्दों का क्रम बदल दिया, और शब्दों का क्रम बदलने से क्या हो गया? वह वाक्य अशुद्ध हो गया। तो आइए हम देखते हैं चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है। हम रात में भोजन करते हैं, यह आप पर निर्भर है। तो देखिए, अगर हम विकल्प डी से देखना शुरू करें, यह आप पर निर्भर है, यह वाक्य सही है, इसमें किसी प्रकार का क्रम भंग नहीं हुआ है। हम रात में भोजन करते हैं, इसमें भी नहीं हुआ है। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना, यह भी सही है। विकल्प ए की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है, नहीं होगा। हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है,
हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, यह इसका शुद्ध रूप होगा। तो विकल्प ए जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इसमें क्रमभंग संबंधी क्या है, अशुद्धि दी गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर, और 21वें प्रश्न में पूछा है कि सही कथन चुनिए। सही कथन, भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, भाववाच्य में जो है वह अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, तो यही कथन सही होगा। लेकिन बाकी के 3 को भी पढ़ना है। कृत्यवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का होता है, नहीं सकर्मक और अकर्मक दोनों होता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। कर्मवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों का प्रयोग होता है, तो भाई आपको बता दूं कर्मवाच्य में केवल सकर्मक का प्रयोग होता है, अकर्मक का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जहाँ कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य कैसे होगी। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता भाई, सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग कर्मवाच्य में ही होता है, अकर्मक का नहीं होता। तो ये तीनों जो है ये क्या है, हमारे गलत वाक्य है। सही कथन कौन सा, कि भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है, वह चतुर निकला सकर्मक क्रिया है, वह कॉलेज में आकर सो गया पूर्वकालिक क्रिया है, उसने आम खाया सकर्मक क्रिया है, मोर नाचता है अकर्मक क्रिया है। विकल्प डी से देखते हैं, मोर नाचता है अकर्मक क्रिया है, किसी प्रकार का कर्म है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो यह विकल्प तो सही है, इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। उसने आम खाया, उसने आम खाया, क्या खाया, आम खाया, उत्तर मिल रहा है आम, ये भी सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। वह कॉलेज में आकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, आकर सो गया, ये भी सही है। वह चतुर निकला, यहाँ चतुर विशेषण है, क्या है, गुणवाचक विशेषण है, कर्म है क्या, कर्म नहीं होने से यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, और यही हमारा सही उत्तर है, क्योंकि यह विकल्प जो है क्या है, गलत है। तो प्रश्न संख्या 22 में ए जो है वह सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 23 की ओर, और 23वें प्रश्न में पूछा गया है, जो शत्रुओं को मार डालता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो शत्रुओं को मार डालता है, जो शत्रुओं का संहार कर देता है, वह क्या कहलाएगा, शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध या निर्दय। तो बिल्कुल भगवान राम के जो सबसे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न, वह बिल्कुल उनको शत्रुघ्न इसलिए कहा गया है क्योंकि जो शत्रुओं का वध करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। तो विकल्प ए जो है वह प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी 3 नश्वर, जन्मांध और निर्दय गलत है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, जैसी बहे बयार पीठ तब वे तेसी दीजिए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। यानी जैसी बहे बयार का मतलब क्या होता है, हवा, पीठ तब तेसी दीजिए, उसी तरह क्या करनी चाहिए, पेट कर लेनी चाहिए। राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, क्या इसका अर्थ है। ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंसा जाए, क्या यह है। समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, या पवन की तरह कभी शीतल कोई भी उष्ण होना चाहिए। तो समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, विकल्प सी जो है वह हमारे पृष्ठ संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर होगा विद्यार्थियों, क्योंकि जैसी वह बयार, जैसा रुख हो रहा है वैसा ही हमें क्या होना चाहिए, देखकर काम करना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर, और प्रश्न संख्या 25 जो है वह आपके पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वहाँ से लिया गया है। प्रोबेशन पीरियड शब्द, पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द है। प्रोबेशन पीरियड जो है इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, अस्थायी होगा, कार्मिक होगा, पृष्ठांकन होगा, या परिवीक्षा काल होगा। तो बिल्कुल आप सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल पता है प्रोबेशन पीरियड जो है वह परिवीक्षा काल को कहते हैं। ऐसा समय जिसमें आप जब सरकार के लिए कार्य करते हैं, सरकारी पद पर कार्य करते हैं, तो आप स्थायी नहीं होते। ये परिवीक्षा काल होता है जब सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा आपको जांचा परखा जाता है, आपके व्यवहार को, आपकी कार्यशैली को परखा जाता है। और यह क्या होता है, 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। और इन 2 वर्षों में आपको जांचा परखा जाता है, आपका फीडबैक लिया जाता है विभाग से, और जब आपका फीडबैक अच्छा होता है तो 2 साल बाद आपको क्या कर दिया जाता है, स्थायी कर दिया जाता है, जिसको हम परमानेंट कहते हैं। तो ये परिवीक्षा काल कहलाता है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर, और 26वां प्रश्न जिसके बारे में हमने पिछले प्रश्नों में बात की कि अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनल और अनिल, तो जैसा कि आपको बता था, अनल किसको कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, आग को कहा जाता है, और अनिल किसका पर्यायवाची, हवा का। तो विकल्प बी जो है वह प्रश्न संख्या 26 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है कि किस विकल्प में कूट कूट शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। एक तो है कुट और एक है कूट। ये तो क्या है, कुट, और ये क्या है, कूट। तो देखिए कुट जो है वह किसको कहते हैं, हम घर को कहते हैं। किसको कहते हैं, घर को। और कूट किसको कहते हैं, पहाड़ की चोटी को, है ना।
चिड़िया कूट, नाम सुना होगा आपने, है ना। क्यों है कूट, कूट क्यों कहते हैं, चिड़िया कूट, ऊपर की चोटी है ना इसलिए कहा जाता है ना। तो पहाड़ की चोटी को तो कूट कहा जाता है और छोटी की मात्रा उसको क्या कहता है, घर कहा जाता है। और कुटुंब जिसमें घर परिवार के सभी लोग रहते हैं उसको कुटुंब यानी परिवार कहा जाता है। तो विकल्प सी जो है वह प्रश्न संख्या 27 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर और 28वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है शाक्त, सक्त, शक्तिम या शक्तिशाली। क्या होगा, बहुत ईजी है, विकल्प डी होगा शक्तिशाली, प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर। बहुत आसान सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ऐसे ऐसे आसान से प्रश्नों में भी एग्जाम में बहुत सी बार एग्जामिनर घुमा देता है। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण नहीं है और पहला ही ऑप्शन दे देगा शक्तिशाली और आप फटाफट देख करके कर दोगे, जबकि प्रश्न पूछा क्या गया है, विशेषण नहीं है पूछा गया है। तो प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न संख्या 29 देखिए, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए आ गया है, विशेषण नहीं है पूछा है, ग्रामीण, दैनिक, भारतीय और मनुष्य। तो मनुष्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। मानवता जो क्या है वह भाववाचक संज्ञा है। तो विकल्प क्या होगा, डी जो होगा वह क्या है, आपके विशेषण नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 30 की ओर और 30वें प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है विधान, विधान, विधान या विधान। बताइए क्या होगा, क्या होगा, विधान यहाँ 2 बार दिया गया है, विकल्प ए और विकल्प सी दोनों ही आपके सही है ना, 2 बार प्रिंट हो गया है तो दोनों को ही सही मानेंगे हम। और अगर यह प्रश्न आरपीएससी में आता या आपके किसी अन्य एग्ज़ाम में आता, जिसको चाहे आपके कह सकते हो आरपीएससी कराती है या राजस्थान बीएस कराती है, तो उनमें यह प्रश्न किया जाता, ए और बी सी दोनों को ही सही माना जाता। ठीक है, तो दोनों ही विकल्प सही है क्योंकि दोनों में एक ही आंसर है। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 की ओर और 31वें प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है, देखिए कवयित्री, कार्मिक, नारियल और विद्यार्थी। तो देखिए यहाँ पर चारों ही शुद्ध शब्द है, इसलिए एक शब्द को हम अशुद्ध कर देते हैं, कार्मिक जो है उसकी मात्रा बदल देते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 31वां बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, अशुद्ध शब्द है। बाकी अगर देखेंगे तो वहाँ पे टाइप जब हुआ है तो टाइप चारों ही शुद्ध हुए हैं, लेकिन प्रश्न अगर अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए विकल्प बी जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल हम आपके साथ रोजाना इसी प्रकार बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ ला रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप नियमित रूप से क्लास ले रहे हैं, इन प्रश्नों का अगर अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके हिंदी के प्रश्नों का गलत होने का सवाल ही नहीं होगा। तो मिलते हैं अपने अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।